Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PV Swani Center for Excellence. Okay, so we are continuing on the chapter Motion in a Straight Line और हमने chapter complete कर लिया है. We are doing numericals now for practice. So today we are doing competitive problems. So ये सारे competition based question हैं जो last year के competitive exams में आए हुए हैं, वो questions की मैं practice करा रहा हूँ. तो दो question मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, चेक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर पहले खुद ट्राई करो आप कर पाते हो या नहीं, फिर मेरा सोल्यूशन चेक करना. फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन डायरेक्टली डाउनवर्ड्स एंड बी इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्टली अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल स्पीड. इफ वी ए एंड वी बी देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, देन क्या रिलेशन होगा उनमें. ठीक है, तो एक को हमने यू स्पीड से ऊपर फेंका डायरेक्टली, एक को हमने यू स्पीड से नीचे फेंका डायरेक्टली. तो जब वो ग्राउंड पे पहुंचेंगी तो उनकी जो फाइनल स्पीड होगी ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले, वो उनका रिलेशन क्या होगा, किसकी ज्यादा होगी, ये हमें निकालना है. ओके, तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो. पहला मैं एक एनर्जी का तरीका समझाता हूँ, एनर्जी के तरीके से, एनर्जी कंजर्वेशन से बेसिकली. तो क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन का मेन टॉपिक वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आता है, तो इसलिए मैं उसको मेन टॉपिक की तरह नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं इसको मोशन के तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन उससे आप बहुत इंट्यूटिवली इजीली समझ सकते हो उसे. कैसे? अगर मैंने उसे स्टार्टिंग से एक एक हमारे पास सिंपल प्रिंसिपल होता है एनर्जी कंजर्वेशन का. इसका मतलब क्या है कि आपने जो इनिशियली एनर्जी दी है उतना ही एक बॉडी वर्क कर सकती है, जितनी एनर्जी उसके पास आई है उतना ही वो वर्क कर सकती है. ठीक है, तो उस प्रिंसिपल से आपने इस दो बॉल्स को एक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, दोनों की जो इनिशियल स्पीड है सेम, जो स्पीड है वेलोसिटी वो सेम है, और इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसे काइनेटिक एनर्जी दी है, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है क्योंकि स्पीड सेम है. ठीक, और उनके पास एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हाइट पर है जहां से हमने उसे ड्रॉप या ऊपर फेंका है. ठीक, तो उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है फिक्स, दोनों की सेम क्योंकि हाइट सेम है इनिशियल, और एक काइनेटिक एनर्जी है विच इज ऑल्सो सेम क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है. तो इसका मतलब दोनों की इनिशियल एनर्जी टोटल सेम है. तो इसका मतलब वो जो वर्क करेंगे वो भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि वर्क इज बेसिकली एनर्जी, जितना आपके पास एनर्जी है दैट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क यू कैन डू. ओके, सो क्योंकि इनिशियल एनर्जी दोनों की सेम है, यू कैन डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, विच मीन्स यू विल रीच अ सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड पे जाने पे सारी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी. तो you will have same amount of kinetic energy, both the balls will have same amount of kinetic energy because initially the total energy was same for both of them. तो इससे आपको क्लियरली पता चला कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी ग्राउंड पे पहुंचने पे, और काइनेटिक एनर्जी सेम होने का मतलब क्या हुआ, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी. ठीक है, तो इसको अब इससे भी हमें समझ में आ गया ये, लेकिन अब इसे मोशन से समझ के देखते हैं, मोशन से सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी पावर को अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो हम एनर्जी के बेसिस पे मैथमेटिकली नहीं सॉल्व कर सकते अभी. तो मोशन से समझ के देखते हैं. मैं इसमें रिलेटिव मोशन को यूज करूंगा, या सिंपल वैसे भी कर सकते हैं. सपोज ये हाइट थी हमारे पास जहां से हमने बॉल को ऊपर या नीचे फेंका, एक बॉल को ऊपर फेंका, दूसरी बॉल को नीचे फेंका. ठीक है, और ये हमारे पास हाइट है, और ये इसका ये ग्राउंड है, और यहाँ पे ये हाइट है सपोज h. ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शंस आ रही हैं, तो हमें यहाँ पे एक डायरेक्शन को प्लस लेना होगा, एक डायरेक्शन को माइनस लेना होगा. तो सपोज मैं नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ और ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ. ठीक है, मैंने दो डायरेक्शन ऐसे अज्यूम कर ली. तो इसके बाद क्या होगा, अब इक्वेशन लिखते हैं. पहले ए बॉडी के लिए, ए बॉडी ये वाली है और दूसरी बी बॉडी ये वाली है. ठीक है, दोनों की जो फाइनल स्पीड है वी ए एंड वी बी वो डाउनवर्ड होगी क्योंकि नीचे आ रहे हैं वो. तो पहली इक्वेशन लिखेंगे हम, वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. अब यहाँ पे कौन कौन नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए अब देखते हैं. वी ए नीचे की तरफ है, नेगेटिव लिया था तो ये नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव वी ए का स्क्वायर, और ए के लिए यू भी नेगेटिव था, नीचे की तरफ था, तो यू भी नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव यू का स्क्वायर, और एच भी नीचे की तरफ है तो एच भी नेगेटिव आना चाहिए, -2gh. ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब सेकंड के लिए बनाते हैं. तो सेकंड का जो वी की डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड है, तो ये भी नेगेटिव आएगा, और u उसका अपवर्ड है तो u पॉजिटिव आएगा, और h इसके लिए अभी भी डाउनवर्ड है तो ये नीचे आएगा. ठीक, h डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ गया. एक और चीज, g की डायरेक्शन, यहाँ पे g की डायरेक्शन हमने इंक्लूड नहीं करी इसमें, g की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है तो g भी नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे g भी नेगेटिव हो जाएगा, h भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सेम थिंग विद हेयर. ओके, ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास. अब इनको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा वी ए स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये यू स्क्वायर प्लस 2gh,
और दूसरी इक्वेशन भी आएगी VB स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GH। यानी हमारे पास आइडेंटिकल इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब दोनों वेलोसिटी फाइनली सेम होगी। तो हमारा आंसर VA इक्वल्स टू VB आएगा। तो आपने ऊपर फेंका है नीचे फेंका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल स्पीड दोनों की सेम होगी। ऑफ कोर्स दोनों को टाइम सेम नहीं लगेगा, टाइम दोनों को डिफरेंट लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में। ए वाला बॉल जो है वो सेम पहले पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, और बी वाला बॉल बाद में पहुंचेगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन दोनों की फाइनल स्पीड सेम होगी। ये हमने यहां से प्रूव कर दिया है। तो मैंने आपको एनर्जी की बेसिस पे भी समझाया और इस मोशन से भी आप समझ सकते हो इसे। तो ये फैक्ट की तरह भी आपको याद रखना है कि हमारी जो फाइनल स्पीड है वो इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करती है और हाइट पर डिपेंड करती है, किस डायरेक्शन में फेंका है उससे नहीं चेंज होगा वो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार मूविंग विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इनिशियल स्पीड दी है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मीटर पर सेकंड हो गया। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन मिनिमम 6 मीटर। मिनिमम का क्या मतलब है यहाँ पे कि आप मिनिमम टाइम में अगर आपको कार रोकनी है तो आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, रिटार्डेशन वाला मैक्सिमम रिटार्डेशन फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम रिटार्डेशन एक्सेलरेशन लगानी पड़ेगी, रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा, यानी ये ब्रेक्स का पावर वहां पे मैक्सिमम होगा। तो ब्रेक्स की पावर हम मैक्सिमम अज्यूम कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमारे पास मिनिमम आएगी। ठीक, ओके अगर आप ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक्स का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होता है, जब आप ब्रेक पुश करते हो तो आपने कितना हार्डली पुश किया है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी कार को रोकेगी। और उसका ब्रेक्स के कम टर्म में मतलब क्या है कि हम कितना रिटार्डेशन दे रहे हैं। हमने कम पुश किया तो कम रिटार्डेशन दे रहे हैं, फुल पुश किया तो हम ज्यादा रिटार्डेशन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे फुल मैक्सिमम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कार मिनिमम डिस्टेंस में रोकेगी। ठीक, ओके तो यहाँ पे कार जो है वो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर में रुक रही है। अब ठीक है, ये हो गया कंडीशन। इसके बाद बोला है इफ इट वाज मूविंग विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो यू डैश एक सेकंड कंडीशन दी है कि अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही होती, यानी 100 इंटू 5/18 से चलेगी, तो हमें कितना डिस्टेंस में उसको रोक पाएंगे, कार कितना डिस्टेंस में रुक पाएगी, डिस्प्लेसमेंट में रुक पाएगी। तो हमें यहां से यू और एस का रिलेशन देखना है। तो यू और एस का रिलेशन और वी हमें दोनों के लिए पता है, दोनों कार रुक रही हैं तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक, तो ऑब्वियसली इनका जो रिलेशन होता है वो ये आता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे एक फैक्टर बचा एक्सेलरेशन का, वो उसकी बात हमें और करनी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी एक्चुअली, यहाँ पे रिटार्डेशन होगी, और वो कहां से मिल रही है, हमें ब्रेक से मिल रही है। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है। और अगर कार सेम है तो वो एक फिक्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकती है, चाहे स्पीड कुछ भी हो। वो जो मैक्सिमम रिटार्डेशन फोर्स दे सकती है वो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब उसको मैक्सिमम, उसकी जो मैक्सिमम रिटार्डेशन होगी वो भी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी दोनों केस के लिए। इसका मतलब एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है। तो हमारे पास यहाँ से यू स्क्वायर और एस का क्या रिलेशन आ जाएगा, ये माइनस होगा क्योंकि रिटार्डेशन है। यू स्क्वायर और एस का रिलेशन आएगा यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस, क्योंकि वी 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2s आ जाएगा, और ए कांस्टेंट है, हेंस यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस, यानी यू स्क्वायर अपॉन यू डैश स्क्वायर इक्वल्स टू एस डिवाइड बाय एस डैश। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करो, वैल्यूज लगाओ यहाँ पे और सॉल्व करके बताना कि एस डैश यहाँ पे कितना आना चाहिए, इसे सॉल्व करके निकालो आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Okay, next question is a ball is released from the top of tower of height h meters. Of height h meters if it takes t second to reach the ground. It takes t second to reach the ground. What is the position of ball at t equals to 3 by what is the position of ball at time equals to t by 3 second? ये हमें निकालना है, h के टर्म में इसका आंसर आना चाहिए।
तो ये हमें फ्री फॉल की कंडीशन दी हुई है, हमने बॉल को रिलीज कर दिया, फ्री फॉल की कंडीशन है, दैट मीन्स इनिशियल स्पीड u इज 0। तो अब आप सपोज टोटल हाइट को h मान लो, ठीक है, टोटल हाइट h हमारे पास वो दी हुई है, टावर की हाइट h है। तो यहाँ पे पूरे हाइट के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो होगी ut विच इज 0 हाफ g कैपिटल टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कैपिटल टी टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पे पूरी हाइट कवर करने के लिए। तो सपोज वो t डैश टाइम में h t/3 टाइम में h डैश डिस्टेंस कवर करता है, h डैश हाइट कवर करता है। तो यहाँ पे इस केस में भी u 0 हो जाएगा, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं तो हाफ एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए g, और यहाँ पे टाइम लग रहा है हमें t/3 सेकेंड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का डिवाइड करो, यहाँ से h डैश निकालो, आपके पास h डैश का आंसर आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट इज द पोजीशन, हाँ पोजीशन पूछी है। ये h डैश क्या आएगा, यहाँ पे h डैश आएगा स्टार्टिंग से, जहां से हमने उसे ड्रॉप किया वहां से हाइट आएगी। लेकिन हमें पोजीशन पूछी है, पोजीशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताते हैं, तो पोजीशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगी। तो यहाँ पे एच डैश निकालने के बाद पोजीशन के लिए हमें h माइनस एच डैश करना होगा ग्राउंड से बताने के लिए। ये ग्राउंड से पोजीशन है, पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड। तो आपको स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको ग्राउंड से पोजीशन बतानी होती है। ओके, जो आंसर आएगा उसको हम h में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर An automobile traveling with speed 60 km per hour can brake to stop within a distance of 20 meter. Can brake to stop within a distance of 20 meter if the car was going twice as fast. If the car was going twice as fast, okay, the stopping distance will be. ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया वो सेम यही था, वैसे ही बिल्कुल आइडेंटिकली वैसे ही क्वेश्चन होगा। तो इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना। इसके ऑप्शंस हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना ऑप्शंस, उनमें से कौन सा करेक्ट है आपको चेक करना है। ऑप्शंस आर 60 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर एंड 80 मीटर, इनमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a car is traveling starting from rest at acceleration f starting from rest, ठीक है, then continues at constant speed for time t through a distance s, through a distance s, and then continues at constant speed for time small t, and then decelerate at the rate f/2 to come to rest. Until it comes to rest, full stop. If the total distance covered is 15s, total distance covered is 15s, then
देन क्या रिलेशन होगा एस एफ टी में, ये हमें निकालना है। द रिलेशन बिटवीन एस एफ टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इसको नोट कर लो, एक बार खुद ट्राई करके देखो वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ओके, कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बाय एक्सेलरेशन एफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू जीरो हो गया और डिस्टेंस कवर करी इसने एस, तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू यू टी यानी जीरो प्लस हाफ एफ। कितने टाइम तक ये चला वो हमें नहीं पता, तो सपोज हम टाइम मान लेते हैं टी वन स्क्वायर, टाइम है यहाँ पे टी वन स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चला, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी वो निकाल लेते हैं, तो स्पीड हो जाएगी v इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू जीरो प्लस एफ टी वन, तो यहाँ पर इसकी स्पीड होगी v इक्वल्स टू एफ टी वन। तो इस स्पीड से ये चला है t टाइम तक, फॉर टाइम t, तो इसने डिस्टेंस कवर करी होगी s2 सपोज, तो s2 हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम हमें दिया हुआ यहाँ पे स्मॉल t है, तो स्पीड हमने निकाली एफ टी वन और टाइम यहाँ पर लगेगा t, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद बोला इट डिसेलरेट्स एट रेट f by 2 until it comes to rest। ओके, तो इनिशियल इस केस में इनिशियल स्पीड हो जाएगी ये, यहां से डिसेलरेट करना स्टार्ट किया इसने, और सपोज इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी इस केस में वो s2 है, तो s2 यहाँ पे कितना आएगा, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एस, तो v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे जीरो, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, तो v स्क्वायर यहाँ पे जीरो हो गया क्योंकि वो रेस्ट में आ गया, u हमारा इस केस में ये होगा, v यहाँ पे u हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर टी वन स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी है एफ बाई टू, और डिस्टेंस सपोज यहाँ पर आएगा हमारे पास s2। ओके, तो ये यहाँ से क्या हो गया, s2 इक्वल्स टू वन अप s2 इक्वल्स टू एफ टी वन स्क्वायर, s2 इक्वल्स टू एफ टी वन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, s2 इक्वल्स टू एफ टी वन स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। हमें रिलेशन चाहिए s f और t के बीच में, तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें एक और चीज बोली थी दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 15s, तो s प्लस s1 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 15s, तो s1 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 14s, और s1 की वैल्यू हमने ली है, सॉरी ये s आया था, ये s2 था है ना, तो ये s2 है तो इसको हम s3 कर देते हैं, s3, ठीक, तो ये s2 और s3 है, तो S2 हमारे पास क्या आया है एफ टी वन इंटू टी प्लस ये आया एफ टी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 14s। तो बस प्रॉब्लम ये बची है, हमें T1 को यहाँ से हटाना है, T1 यहाँ से हट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस एफ टी में चाहिए, तो T1 कैसे हटाएंगे, T1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, T1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2s अपॉन एफ अंडर रूट में, T1 की वैल्यू आएगी 2s अपॉन 2s अपॉन एफ अंडर रूट में प्लस एफ 2s अपॉन एफ इक्वल्स टू 14s। ओके, तो यहां से हमारे पास आ गया ये रिलेशन, यहाँ पे एफ एस और टी आ गया, टी एरा। ओके, तो ये हो गया अंडर रूट 2s एफ टी प्लस एफ से एफ कैंसिल आउट, ये हो गया कितना 2s, करेक्ट, 2s बचा, 2s को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12s, तो यहाँ से s इक्वल्स टू आ गया, ठीक है, हाँ एक और चीज, ये अंडर रूट एस से अंडर रूट एस टाइम कट जाएगा, तो 12 अंडर रूट एस इक्वल्स टू आ गया, क्या बचा 12 अंडर रूट एस इक्वल्स टू अंडर रूट 2f टी, अंडर रूट 2f इंटू टी, तो इसका स्क्वायर कर दो तो हमारे पास यहाँ से आएगा आंसर s इक्वल्स टू 2ft डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हाँ टी स्क्वायर होगा ये 2f टी स्क्वायर, तो ये हमारे पास एस एफ टी का रिलेशन आ गया यहाँ से। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आपने अगर नहीं किया अभी तक सॉल्व, तो यहाँ से अब दोबारा अपने आप सॉल्व करके देखना, जैसे मैंने किया है वैसे याद करके आप अपने आप सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज